हेलो 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 हेलो। हाय एवरीवन, सरल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफी ज्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई को स्टार्ट कर दिए होंगे ना। हम पढ़ रहे हैं विलियन विलियन चैप्टर के अंतर्गत। ये हमारा है 11वां लेक्चर, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं आज वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जो कि आता है अणुसंग गुणधर्म के अंतर्गत एक पॉइंट। या आप ये कह सकते हो कि अणुसंग गुणधर्म में जो परिवर्तन होता है उसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। कल हम बहुत सारी चीजें कवर कर चुके हैं। बहुत सारी चीजें में यदि हम बात करें तो हमने ये पता कर लिया था कि यदि ओहो, दोनों कलर एक ही लेके रखें क्या? चलो, एक विलियन आपने लिया और इस विलियन में क्या है बेटा? वाष्पशील अवयव है जो कि है विलायक। क्या है? वाष्पशील पदार्थ है जो कि आपका है ए। इसके अलावा इसमें एक और पदार्थ होगा जो कि होगा अवाष्पशील पदार्थ, जिसे हम बोलते हैं क्या? विलय। जिसे हम बोलते हैं विलय। और ये कैसा है? अवाष्पशील। ये सारी चीजें आप कल समझ चुके हैं। और राउल्ट सर ने जो नियम दिया था उसके अंतर्गत आप सभी को पता होगा एक बात कि किसी विलयन में उपस्थित अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके मूल अंश के समानुपाती हो, जिसके अंतर्गत आपने ये बोला था कि यदि पीए है, पीए यानी कि एक वाष्पशील पदार्थ है, विलायक है, इसका जो वाष्प दाब है वो समानुपाती होगा इसके मूल अंश के। ठीक है। अब आप ध्यान दोगे, यदि आप ध्यान दोगे तो यहां पर एक दूसरा पदार्थ भी मिला हुआ है, परंतु ये कैसा है बेटा? अवाष्पशील। तो क्या ये वाष्प दाब लगाएगा विलयन पे? तो आप लोगों ने कल मुझे आंसर बता दिया था, नहीं सर, ये वाष्प दाब नहीं लगाएगा। ये जो है वाष्प दाब नहीं लगाएगा। परंतु जैसे जैसे हम इसकी मात्रा को बढ़ाएंगे, यानी कि इसके मूलों को बढ़ाएंगे, तो उससे क्या होगा? सॉरी, इसके मूल अंश को यदि हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा पता है? कि विलयन का जो वाष्प दाब है, कौन सा वाला? ये वाष्पशील अवयव वाला, ये कम हो जाएगा। और ये कम कैसे होगा? इसी की गणितीय सूत्र की व्याख्या हमें आज करनी है। हम यही देखेंगे कि जो हम कह रहे हैं क्या ये गणितीय रूप से सही है, क्या ये जो बात हम कर रहे हैं ये हम सिद्ध भी कर सकते हैं। तो बस आज इसी पर बात होगी, इसी पर बहस होगी और इसी पर पूरा वीडियो होगा। तो यहां पर आप लिख देंगे पीए बराबर होगा पी नॉट ए एक्स ए के। पी नॉट ए आप सभी को पता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। क्या होगा? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, है ना, शुद्ध अवस्था में। अभी पीए क्या है? ये है विलयन में उपस्थित, हम इसे ऐसे कह सकते हैं, विलयन में उपस्थित अवयव का वाष्प दाब। पहले जब P नॉट ए था, जब क्या था? P नॉट ए, इस स्थिति में आप ये कह सकते थे कि पानी बिल्कुल शुद्ध था, हमने उसे अलग रखा था और हमने तब प्रैक्टिकल किया था, तब वाष्प दाब कुछ और था। परंतु अब क्या हो गया? हमने उसको एक विलयन के रूप में रख दिया। हमने क्या किया? उस शुद्ध पानी में नमक मिला दिया, तो अब वो विलयन में उपस्थित अवयव बन चुका है। ठीक बात। इसीलिए इसीलिए अब आगे बढ़ रहे हैं हम। अब हम धीरे धीरे पेस पकड़ रहे हैं। पेस क्या पकड़ रहे हैं? किसी विलयन में उपस्थित अवयवों का आंशिक दाब उसके मूल अंश के समानुपाती होता है ना। अब यहां पर से आप लिखोगे, यहां पर से आपको लिखना है। अब मैं गणितीय व्यंजक की व्युत्पत्ति करना स्टार्ट कर रहा हूं। हम ये समझेंगे, आज का जो मेन मुद्दा है, हम ये समझेंगे इसमें कि जैसे जैसे ये विलय के मूल बढ़ेंगे, जैसे जैसे विलय के मूल बढ़ेंगे या कम होंगे, तो विलयन के वाष्प दाब में कैसे अपेक्षिक अवनमन होगा, इसका गणितीय व्यंजक, है ना। आपको पता भी तो होना चाहिए कि कैसे होगा। तो राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार क्या है भैया? राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम
अब यहाँ पे मैं सर नहीं लगा सकता बेटा, है ना, ये तो वैज्ञानिक हैं, हमें रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। तो आपको पता है किसी विलयन में उपस्थित, आप लोग भी लिखेंगे उपस्थित, अवयवों का आंशिक दाब या आंशिक वाष्प दाब भी आप लिख सकते हो, मैं जो बुक में लिखा वैसे ही लिखूंगा। आंशिक दाब उनके या उसके, है ना, उनके या उसके, चलो उसके कर देते हैं, उसके मोल अंश के समानुपाती, समानुपाती होता है। अर्थात आपको लिखना है ये, अर्थात PA समानुपाती होगा XA के, पहली लाइन। दूसरी लाइन पे लिखोगे PA बराबर होगा P0A XA के। P0XA शुद्ध अवस्था में विलायक का पूर्ण वाष्प दाब है, आप उसे आंशिक वाष्प दाब भी कह सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। अब ध्यान से यदि यहां पर देखोगे, इस विलयन में से वाष्पशील पदार्थ वाष्प दाब बना रहा है, अर्थात मैं ये भी कह सकता हूं कि जो PS है वो बराबर होगा PA के, है ना। तो कुछ जगह पर ये ऐसा भी लिखा होगा, PS बराबर होगा P0A इंटू XA के। क्यों? क्योंकि यहां पर PA बराबर PS है, विलयन का पूर्ण वाष्प दाब जो है वो विलायक के मोल अंश के बराबर है। ठीक है। अब आप लोगों को एक बात पता है, आप लोगों को एक बात पता है, वो आप आगे से लिखोगे, किसी वाष्पशील अवयव में अवाष्पशील पदार्थ। अच्छा, ये बात मैं आपको कल भी बता चुका हूं। गुड इवनिंग बेटा हिमांशी, ये बात मैं आपको कल भी बता चुका हूं कि किसी वाष्पशील अवयव में अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर उसके वाष्प, ओहो मैंने वाष्पशील फिर से लिख दिया, उसके वाष्प दाब में आई कमी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाती है। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से एक बात समझोगे कि आपका शुद्ध पानी था, आपका जब शुद्ध विलायक था, मैं पानी बार बार बोलूंगा, आप शुद्ध पानी का मतलब ये समझना, शुद्ध विलायक था, तो आपको ये पता था कि शुद्ध पानी जो है वो 100 डिग्री तापमान पर उबलता है। ठीक है, परंतु कल हमने बहुत अच्छी बातें समझी, बहुत अच्छे से आपने लेक्चर लगाया होगा, तो सर ने एक बात बोले थे कि जब हम शुद्ध पानी में नमक डाल देते हैं, क्या करते हैं बेटा, नमक डालते हैं या शक्कर डालते हैं, तो वो विलयन बन जाता है, और जब विलयन बनता है तो उसके वाष्प दाब में परिवर्तन होगा। हम ये कह सकते हैं कि उस समय जो पानी का क्वथनांक है वो बढ़ सकता है, वो 110 हो सकता है, वो 120 हो सकता है, वो 130 हो सकता है, और ये किस बात पर निर्भर करता है, ये अवाष्पशील पदार्थ के मोलों पर, मोल अंश पर निर्भर करता है, कि जितने हम इसके मोल अंश उस विलयन में डालेंगे या मोल डालेंगे, मोल अंश बोल लो तुम,
मतलब किसी विलयन के मोलों में जितने हम विलय के मोल अंश, हाँ विलयन के मोलों में हम जितने विलय के मोल अंश को घोलते जाएंगे, जितनी मात्रा, जैसे जैसे हम मात्रा बढ़ाएंगे उसका क्वथनांक भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को यह बात तो पता होगी कि यहां पर ये, सॉरी अरे क्वथनांक की बात नहीं हो रही, आई एम सॉरी मैं भूल गया, क्वथनांक की बात नहीं हो रही है, वाष्प दाब की बात हो रही है ना। तो यहां पर क्वथनांक तो बढ़ता है, क्वथनांक बढ़ जाता है, परंतु पहले पानी कितने डिग्री तापमान पर था? 100 डिग्री तापमान पर था। कितने तापमान पर था बेटा? 100 की। वो उबल रहा था, इमेजिन करना, पानी 100 डिग्री तापमान पर उबल रहा था। आपने जैसे ही नमक डाला वो बॉईल होना बंद हो गया। बिल्कुल टेंशन मत लेना, क्वथनांक मुंडन आगे वाला है, मैं थोड़ा आगे पहुंच गया था, थोड़ा पीछे आना पड़ेगा हमें। आप ऐसे कह सकते हो कि पानी 100 डिग्री तापमान पर उबल रहा था, आपने जैसे ही नमक या शक्कर डाला वो उबलना बंद हो जाता है। अर्थात वो हो सकता है 100 डिग्री से उस समय पता है 90 डिग्री तापमान पर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 हो सकता है, या 80 भी हो सकता है, या 70 भी हो सकता है। ये किस पर निर्भर करता है बेटा? कि आप कितने नमक के कण उस विलयन में घोल रहे हो, और जब उसका तापमान कम होगा, अब तुम्हें पता है पानी कितने डिग्री तापमान पर उबलता है? 100 डिग्री पर। आपने उसमें नमक डाल दिया तो कितना हो गया? 90। मतलब जो वाष्प बन रही थी वो वाष्प बनना एकदम से कम हो जाएगी। वो वाष्प बनना एकदम से क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी हमें परिवर्तन निकालना होगा, यानी कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन लिखना होगा, तो हम इतना पूरा नहीं लिखेंगे, हम इतना पूरा नहीं लिखेंगे। इसके लिए प्रॉपरली एक शब्द है जिसे आप दर्शाते हो, जैसे कि आप दाब को किससे दर्शाते हो? आप दाब को किससे दर्शाते हो बेटा? आप दाब को दर्शाते हो पी से। किससे दर्शाते हो? पी से। जब विलयन के अंदर कोई अवयव मौजूद हो, वाष्पशील अवयव हो, तो हम उसे विलायक मानते हैं और उसे हम दर्शाते हैं पीए से। जब वही विलायक शुद्ध अवस्था में होता है, शुद्ध मतलब शुद्ध अवस्था में जब विलायक होता है तो आप उसे पी नॉट ए से दर्शाते हो। किससे दर्शाते हो? पी नॉट ए से दर्शाते हो। शुद्ध अवस्था वाला ज्यादा था। कैसा था? आपकी पहली अवस्था जो थी वो ज्यादा थी। तो यहां पर आप लिखोगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जिसे आप दर्शाओगे डेल्टा पी से। परिवर्तन को कैसे दर्शाते हैं? डेल्टा से। तो किस में परिवर्तन हो रहा है? वाष्प दाब में। तो अब जब आप इसे पूरा पढ़ोगे तो यह वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन या वाष्प दाब में होने वाला परिवर्तन, ये बराबर होगा पी नॉट ए माइनस पी ए से। क्योंकि ध्यान से देखोगे यहां पर 100 था, यहां पर पानी उबल रहा था, जैसे आप नमक डालोगे वो कम हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा उस पे। ठीक है, या कुछ जगह पर आप सभी को पता है कि आप पीए को पीएस भी बोल सकते हो, है ना। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्योंकि विलयन में वाष्पशील अवयव कौन है? सिर्फ विलायक है। तो विलयन का पूर्ण वाष्प दाब जो है वो सिर्फ विलायक के मोल अंश पर निर्भर करता है, विलय से कोई लेना देना नहीं। और ये यहां पर जो आपने लिखा है दिस इस ये है आपका समीकरण नंबर 2। ये क्या है? समीकरण नंबर 2। तो सर समीकरण नंबर 1 क्या है? हम ये बोलेंगे बेटा समीकरण नंबर 1 आपका ये रहा, दिस इज समीकरण नंबर 1, और ये रहा समीकरण नंबर 2। ध्यान से देखना, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब यहां पर आप लिखोगे समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, ठीक है, एक बार मैं बुक में चेक कर लूं कि बुक में इन्होंने पीएस लिखा है या फिर पीटी लिखा है। क्योंकि देखो जो एनसीईआरटी में लिखाएंगे हम उसी को फॉलो करेंगे ना यार, फिर तुम लोगों को दिक्कत होगी, बुक में अलग, मेरे नोट अलग, बिल्कुल अलग अलग मिलाते रहोगे। इससे अच्छा क्यों ना सब कुछ एक सा कर दें, ताकि तुम भी खुश मैं भी खुश। चलो, यहां पर P1 यूज किया गया है, एक ही जगह पे आप P1 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? यहां पे एक ही जगह पे इन लोगों ने 1 का प्रयोग किया है। ठीक है, अब हम मान रख देते हैं बेटा। ध्यान से देखोगे यहां है डेल्टा P बराबर है P नॉट A माइनस PA। अब आपने क्या किया? मान रख दिया। चलो मान रखो,
पी नॉट ए माइनस पी ए का मान क्या है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। आगे जब आप जाओगे तो आप कॉमन निकाल लोगे, यहां पर आएगा पी डेल्टा पी, पी नॉट ए ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स ए, क्या जाएगा 1 माइनस एक्स ए। हमने कॉमन निकाल लिया ना, देखो पी पी है, पी पी बाहर करो, यहां पर आएगा 1 माइनस एक्स ए। अब आगे क्या करोगे, आके आप यहां पर लिखोगे चूंकि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना होता है 1, इसी से हम कह सकते हैं, अच्छा मैं अपने मन से लिख रहा हूं ना, कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एक्स बी बराबर होगा 1 माइनस एक्स ए के। ठीक है, मैंने क्या किया, पक्षांतर कर दिया, मैंने एक्स बी का मान निकालने के लिए एक्स ए को इधर भेज दिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहां पर मान रख देंगे, हम यहां पर क्या करेंगे, मान रख देंगे, चूंकि डेल्टा पी बराबर है, डेल्टा पी बराबर है पी इंटू पी नॉट ए एक्स बी के। देखो ये आ गया पी नॉट बी एक्स बी। एक स्टेप और यहां पर बढ़ा ही देता हूं मैं। अब आप क्या करोगे, हम डेल्टा पी की जगह, हम यहां पर देखो डेल्टा पी की जगह हमें एक और मान दिया हुआ है, अब हम डेल्टा पी की जगह पे पी नॉट ए माइनस पी ए लिख देंगे, लिख देते हैं। यहां पर यह आ गया पी नॉट ए माइनस पी ए बराबर होगा एक्स बी के। ठीक है, क्या कर दोगे, यहां पर पी नॉट ए एक्स बी। ठीक है, बोर्ड पे दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। फटाफट से जरा इतना नोट कर लो, फटाफट से जरा इतना नोट कर लो, मैं तुम्हें फिर से समझा दूं कि शुद्ध पानी का जो आपका क्वथनांक होता है वो 100 होता है, उस समय वाष्पन की क्रिया तेज हो रही होती है, जैसे ही आप नमक डालते हो वाष्पन की क्रिया कम हो जाती है। चूंकि हम दाब को P से दर्शाते हैं, किसका दाब होगा उस पे, वाष्पशील अवयव का। क्या है वाष्पशील अवयव, विलायक है आपका, विलयन में उपस्थित वो पदार्थ जो वाष्पशील है, उसे हमने बोला था A। अब ये A का क्या होगा, जब ये शुद्ध अवस्था में होगा तो उसका एक अलग क्वथनांक सॉरी वाष्प दाब होगा, है ना। तो यहां पर आप शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब लिखोगे P नॉट A। ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी धीरे धीरे करके। ये आ गया, ठीक है, इसे अपन छोटा कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, मिट जा भाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चा, हम इस पूरी स्थिति को आगे खिसका देंगे। चलो आप इधर आ जाओ, ये आ गया हमारा यहां पे। ठीक है, अब हमारे पास में काफी सारा स्पेस है, हमें उधर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब आगे आप क्या करोगे, आप यहां पर करोगे एक्स बी बराबर होगा पी नॉट ए माइनस पी ए बटे पी नॉट ए। अब ये क्या है बेटा, ये आप सभी को पता है कि सर इसे हम बोलते हैं विलय के मोल, इसे हम क्या कहते हैं, विलय के मोल। ये सारी चीजें आपने पढ़ी है पहले से, ये सारी चीजें आपने कहां पढ़ी है, आपने सांद्रता के पदों में मोल अंश का सूत्र देखा है, आपने सांद्रता के पदों में मोल अंश का सूत्र देखा है। तो आपको एक नई चीज प्राप्त हो गई है ना, आपको एक नई चीज प्राप्त हो गई। आप ये कह सकते हो कि दिस इज समीकरण नंबर 4। क्या लिख लो, लिखना हो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना हो तो ना भी लिखो तो चलेगा। वो है आपका समीकरण नंबर 4। मैं बहुत स्पीड से करा रहा हूं इसे, मैं इसे बहुत स्पीड से तो नहीं करा रहा ना, धीरे धीरे ही करा रहे ना। चलो, तो यहां डेल्टा पी यानी कि क्वथनांक में सॉरी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर होगा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन में उपस्थित अवयव विलायक का वाष्प दाब। ठीक, अब यहां पर आपको Pa का मान पता है, पहले आपने निकाल के देख लिया कि Pa जो है वो बराबर होता है P नॉट A इंटू एक्स ए के। अब आपने क्या किया, यहां पर कॉमन निकाल लिया, तो कॉमन क्या आ गया बेटा, कॉमन यहां आ गया Pa। अब
पी ए ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स ए, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना होता है 1। आप सभी को पता होना चाहिए कि जब विलय के मोल और विलायक के मोल का योग करते हैं तो 1 आता है। इसी से हम कह सकते हैं कि विलय के मोल बराबर होगा 1 माइनस एक्स ए। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स ए की जगह पे सीधा सीधा एक्स भी लिख देंगे, और हमने यहां पर वही किया, कि ये एक्स भी आ चुका है। देखो ये अब लिख दिया हमने। अब इसके बाद में आपको पता है कि हमारे पास में डेल्टा पी का भी मान है। ये देखो समीकरण 2 देखो, डेल्टा पी बराबर होता है पी नॉट ए माइनस पी ए। अब हमने क्या किया बेटा, यहां पर भी मान रख दिया, हमने यहां पर डेल्टा पी का मान रख दिया। बाद में हमने जब पक्षांतर किया तो हमें पता चल गया कि जो एक्स बी बराबर होगा पी नॉट ए माइनस पी ए बटे पी नॉट ए के। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन में उपस्थित अवयव विलायक का वाष्प दाब बटे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ये यदि हम कर ले तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देखो यहां पर आ गया ना, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन वो बराबर होता है किसके, विलय के मोल अंश के। और ये हमने गणितीय रूप में निकाल लिया। अब हमें बात करना है कि भाई साहब एक्स भी तो मोल है, आप द्रव्यमान में बताइए, हमें क्या में बताइए, हमें तो द्रव्यमान में चाहिए, आप हमें द्रव्यमान में बताओ। तो अब हम द्रव्यमान पे भी निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। जब इतना निकाल लिए तो हम आगे भी निकाल लेंगे। अब आगे आप लिखोगे यहां से एक्स भी बराबर होगा, एक्स भी क्या है, बराबर होगा, किसके बराबर होगा बेटा, पी नॉट ए माइनस पी ए बटे पी नॉट ए के। अब हम यहां क्या करेंगे, हम यहां पर एक्स बी का पूर्ण सूत्र लिखने पर, देखो ये सब लिखना नहीं होता, परंतु मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूं, लिखने नहीं होगा सर, लिखने पर होगा, है ना। चलो मात्रा हटा दो, लिखने पर क्या होगा, यहां पर आप लिखोगे एन बी बटे एन ए प्लस एन बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी ए बटे पी नॉट ए। पी नॉट ए बताया है आपको, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। पी ए विलयन में उपस्थित अवयव जो आपका विलायक है, विलयन बनने के बाद जो विलायक बचा है उसका वाष्प दाब, ठीक है। अब यहां पर आप एक नियम लिखोगे, और वो नियम कुछ इस प्रकार है कि तनु विलयन, ध्यान से देखना, अब आपका 1 लीटर पानी होगा, उसमें बहुत सारा नमक थोड़ी ना मिलाओगे, थोड़ा सा नमक मिलाओगे। तो तनु विलयनों में एन बी, ओहो, एन बी कम होता है एन ए से, इसीलिए, अच्छा ये एनसीईआरटी की लाइन है ना, मैं वही सेम लिख रहा हूं। इसीलिए हर में, हर ये वाला हर, दिस इज हर में एनबी को हम नगण्य मान लेंगे। हम एनबी को क्या मान लेंगे, एनबी को छोड़ने पर हम ये मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि एनबी उस विलयन के अंदर है ही नहीं, क्योंकि 2 बार हो जाएगा, इस वजह से एनबी को हम छोड़ देते हैं। तो अब यहां पर होगा बेटा एनबी बटे एन ए बराबर, वही सेम चीज बार बार रिपीट करना है, मैं इस बार नहीं बोलूंगा, आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, मैं समझा रहा हूं, आई होप आप सभी को समझ में आ रही होगी कहानी। अब यहां पर आपको पता है, अब ये क्या है बेटा, एनबी क्या है, एनबी क्या है, एनबी क्या है, एनबी क्या है, व्हाट इज एनबी। एनबी जो है, सब हम बात करें एनबी की, तो ये है विलय के मूल। एनबी क्या है, एक एक चीज बताऊंगा आपको। एनबी जो है वो है विलय के मोल, एनबी इज विलय के मोल। तो अब हम लिखते हैं यहां पर मोल का सूत्र। किसके मोल का सूत्र, तो मोल का सूत्र होता है अणु भार बटे द्रव्यमान।
सॉरी, उल्टा बोल दिया हमने, द्रव्यमान बटे अणुभार क्या होता है बेटा? विलय का द्रव्यमान। क्या लिखोगे आप लोग? विलय का द्रव्यमान बटे विलय का अणुभार। इसे आप कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी बटे एम वी। ये द्रव्यमान है, ये एटॉमिक मास है, ठीक है, इंग्लिश में एटॉमिक मास। ठीक इसी प्रकार से जब सेम चीज आप किसके लिए लिखोगे? विलायक के लिए लिखोगे। देखो यहां विलायक भी तो है, Na भी तो है ना? तो विलायक के लिए भी जब आप लिखोगे विलायक के मोल, क्या लिखोगे? विलायक के मोल। ये नीचे लिखना है आपको, चलो मैं नीचे लिख देता हूं बहुत प्यार से। वी हैव इनफ स्पेस। मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा जल्दी जल्दी के चक्कर में, अपन प्रॉपरली लिखते हैं ना। सिमिलरली आप यहां पर लिखोगे, ये जो है ये इसके लिए है, Na के लिए। अब हम NB के लिए अब हम बात करते हैं, Na बराबर होता है, एक बार बस लिखूंगा मैं ना, विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का अणुभार। क्या होता है बेटा? विलायक का अणुभार। तो यहां पर आप सिंपली लिखोगे WA बटे WB। आगे बढ़ते हैं आगे वाले स्पेस पे। तो अब हम यहां पर इन दोनों जगह पे इन दोनों सूत्रों को रख देते हैं, इन दोनों जगह पे इन दोनों सूत्रों को रख देते हैं। तो बढ़िया प्यार से ध्यान से एक एक चीज देखोगे। यहां पर क्या था? सबसे ऊपर NB था, है ना? तो यहां पर आप लिखोगे WB बटे MB। यहां पर आएगा आपका मेन बटे, फिर आप लिखोगे WA बटे MA बराबर, फिर से आपका वही राम कहानी चलेगी, P0A माइनस PA बटे P0A, ये चलेगी। अब हम सूत्र को वापस से रीअरेंज कर देंगे। वापस से रीअरेंज करने पर ये हो जाएगा WB बटे MB बराबर, ये जो है ये फ्लिप हो जाएगा, ये जो है वो ये हो जाएगा कैसा? ये जो है ये बदल जाएगा। तो बदल के अब हम सूत्र लिख देते हैं, बदल के अब हम सूत्र लिख देते हैं। तो यहां पर आ जाएगा बेटा MA बटे नीचे आ जाएगा क्या? WA बराबर, सॉरी यहां पर आ जाएगा गुणा, यहां पर आएगा गुणा, बराबर होगा P0A माइनस PA बटे P0A। और यही है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के लिए, यही है ये जो आपको दिख रहा है दिस वन, ये वाला, ठीक है। यहां पर आप अब निकाल सकते हो, आप कुछ भी निकाल सकते हो। आप यहां पर विलय का अणुभार भी ज्ञात कर सकते हो। ये प्रश्न में नहीं दिया है तो नॉर्मली ये MB आपसे पूछने के लिए आ सकता है। कभी कभी आपको ये सारी चीजें दी हो, नॉर्मली दो ही चीजें हो सकती है। या तो आपको ये बोलेगा कि आप ये बताओ वास्तव में आपेक्षिक अवनमन कितना हुआ, और कितना होने के बाद में ये प्रश्न पूछेगा कि आप ये बताइए भाई साहब विलय का अणुभार कितना होगा। विलय फलाना फलाना विलय है, विलय का नाम नहीं बताया जाएगा आपको, विलय का बोलेगा कि अणुभार आप ज्ञात करिए, ठीक है। द्रव्यमान दिया होगा, विलय का क्या दिया होगा बेटा? द्रव्यमान दिया होगा, आपको बोलेगा विलय का अणुभार ज्ञात कीजिए सर आप। तो आप सूत्र में रख के मान निकाल सकते हो। तो ये रहा आपका सूत्र, जिसको आप कह सकते हो कि ये जो है वाष्प दाब में आपेक्षिक, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। चलो एक मिनट जरा, थक गया रे। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन
का गणितीय व्यंजक है। अब ध्यान रहे, इससे परीक्षा में आते हैं न्यूमेरिकल। इससे क्या आते हैं? इससे बनते हैं न्यूमेरिकल। इससे क्या बनते हैं बेटा? न्यूमेरिकल प्रश्न, जिन्हें हम पढ़ेंगे। ये नहीं बताऊंगा कब पढ़ेंगे, परंतु डेफिनेटली इन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, बिना न्यूमेरिकल के ये चैप्टर अधूरा है, तो हम सभी प्रकार के न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे। जैसे कि एक न्यूमेरिकल उदाहरण नंबर 1.6 यहां पर लिखा हुआ है। यदि आप देखेंगे तो सारी चीजें दी हुई हैं आपको सिर्फ मान रखना है। अब आपसे मेरी उम्मीद है कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट करके बताएंगे मुझे कि सर हमें समझ में आ गया, और समझ में नहीं आया है, समझ में नहीं आया है तो मुझे बताओ कि कहां से समझ में नहीं आया है, तो मैं वहां से फिर से तुम्हें समझाऊं। ओके, फटाफट से जरा बताओ कि सर हमें समझ में आ गया और हम सब कुछ समझ गए। यदि नहीं आया होगा तो हम फिर से समझते हैं। ठीक है, यहां पर हमने सूत्र को रीअरेंज करा। ध्यान से देखना, ये वाली चीजें जैसी कि वैसी रखी होती है, बस यदि बटे के नीचे बटे हो तो ये वाला जो है ये बन जाता है अंश, और ये वाला जो है बन जाता है हर। ओके, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। जो भी लोग देख रहे होंगे, जब भी आप देखेंगे मुझे बता देंगे कि सर हमें समझ में आ गया है। ओके बेटा, ठीक है, डन। अब कल हम पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन। क्या पढ़ेंगे कल हम? क्वथनांक में उन्नयन। ठीक बात है बच्चों, कल का हमारा टॉपिक होगा क्वथनांक में उन्नयन। हमें समझ आ गया है सर। ठीक है बेटा, न्यूमेरिकल एक बार करके देखना। जो आपका उदाहरण नंबर है, मैं एक बार बता दूं आपको, उदाहरण नंबर 2.6 एक उदाहरण है 2.6। ये करके देखोगे आप, बन जाएगा तो मुझे व्हाट्सएप पे अपडेट दे देना कि सर हमसे बन गया। जल्दी ही आपको एक टेलीग्राम ग्रुप पे भी जोड़ दिया जाएगा, अभी बन चुका है, उस पर बातचीत बाकी है। तो वो जो प्रश्न है आप नोट करेंगे सबसे पहले और मुझे बताएंगे कि सर हमसे बन गया। यदि बन गया तो वेरी गुड, नहीं बना होगा तो फिर हम डेफिनेटली उसे भी सॉल्व करेंगे। बड़ा ही सिंपल है, बस आपको प्रश्न समझते आना चाहिए। जो उदाहरण नंबर 2.6 है वो सेम का सेम ऐसे का ऐसा ही है। यूअर नेक्स्ट क्लास इज बायोलॉजी। यूअर नेक्स्ट क्लास इज बायोलॉजी। ठीक है, मैडम आपको अपडेट दे देंगे कब है या नहीं है, इस बात की अपडेट आपको इसी वीडियो की चैट बॉक्स में तुरंत पता चल जाएगी। ठीक है बेटा, चलो, नेक्स्ट क्लास इज बायोलॉजी। स्टे कनेक्ट। आप लोगों को स्टे कनेक्ट रहना है। ठीक है बेटा, चलो, ध्यान रखोगे अपना सभी लोग, ध्यान रखोगे अपना सभी लोग, है ना। आधे घंटे में हमने ये लेक्चर खत्म कर दिया। कल वाला लेक्चर भी ऐसे ही आधे घंटे में हो जाएगा खत्म, परंतु उसमें ग्राफ वगैरह है, उसमें ग्राफ वगैरह है तो थोड़ा सा टाइम लेगा, अदरवाइज यह वाला टॉपिक भी जल्दी खत्म हो जाएगा। चलो, शुक्रिया, शुभ रात्रि। आप सभी का वीडियो पूरे ध्यान से देखने के लिए शुक्रिया। इसके बाद वाला लेक्चर भी आपको देखना है, जो कि होगा क्वथनांक में उन्नयन। इसके बाद बायोलॉजी क्लास है, कहीं जाइएगा मत, फिर से आपको आना है।